वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज मेरे यूट्यूब चैनल में आप तमाम हज़रात का मैं खैर मक़दम करता हूँ। आज की हमारी क्लास जो है पर्सनालिटी में, शख्सियत में एक ऐसे टॉपिक पर है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से मशहूर है। इसको पेश करने वाला सिगमंड फ्राइड था। ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसको नफ्सियाती तहलीली तरीक़ा भी कहा जाता है। तो आज की हमारी क्लास जो है इसी उन्वान पर होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मालूम हो सके। चलिए हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तारुफ सिगमंड फ्राइड का देख लेंगे। सिगमंड फ्राइड कौन है, कहाँ से इसका ताल्लुक़ है। इस नज़रिए को माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने पेश किया, ये तो आप जानते हैं। इस नज़रिए को जिनसी नशोनुमा का नज़रिया भी कहा जाता है, यानी कि इसको नफ्सियाती तहलीली तरीक़े के साथ साथ इसको जिनसी नशोनुमा का नज़रिया भी कहा जाता है। 1885 में सिगमंड फ्राइड ने नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज शुरू किया। उसके बाद पेरिस मुंतकिल हुआ और इसने ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टीरिया पर काम किया, यानी कि नफ्सियाती मरीज़ों जो भी नफ्सियाती मरीज़ है उसके ऊपर उसने रिसर्च किया। उसके बाद रिसर्च करने के बाद आफ्टर रिसर्च उसने साइको एनालिसिस का लफ्ज़ जो है पहली बार इस्तेमाल किया। फिर इसी लफ्ज़ पर उसने अपना नज़रिया साइको एनालिटिक थ्योरी को पेश किया। ये था इसका तारुफ। अब हम इसके तजुर्बे, इसकी थ्योरी, इसके नज़रिए के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसका नज़रिया क्या था, ये देखिए। नफ्सियाती तहलीली नज़रिए को सिगमंड फ्राइड ने पेश किया। इस नज़रिए को जिनसी नशोनुमा का नज़रिया भी कहा जाता है और साथ ही साथ नशोनुमा की तकमीलियत का तरीक़ा भी कहा जाता है। अभी देखिए इस नज़रिए के 3 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। जिनसी नशोनुमा का भी बोलेंगे इसको, नशोनुमा की तकमीलियत भी बोलेंगे, या नफ्सियाती तहलीली तरीक़ा भी इसको कहा जाता है। ये तो जनरल इसकी तारीफ़ थी। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसने अपने नज़रिए को 3 मराहिल में पेश किया। ये देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरी को इसने 3 स्टेजेस तैयार किए। पहला स्टेज पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा पढ़ेंगे। पहला स्टेज इसने बताया पी कंस्ट्रक्शन, यानी शख्सियत की तामीर इसको हम कह सकते हैं। अब पी कंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें शुमार होती है, पी कंस्ट्रक्शंस है क्या, पहला मरहला है क्या। तो पहले मरहले में हम ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे। यानी पी कंस्ट्रक्शन जो है ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो पर इन्हिसार करता है। ये बहुत नाम सुन चुके हैं आप, ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो। ये है क्या एक्चुअल, इसके बारे में हम देखेंगे। इड जो है, यानी हम पहले इड के बारे में पढ़ेंगे। यानी पी कंस्ट्रक्शन में पहला सब टॉपिक है इड। इड क्या है, देखिए बड़ा ही आसान है। किसी शख्स में पैदाइशी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियात को जिबलतें कहते हैं, इंस्टिक्ट जिसको बोलेंगे। यानी कि ये हर शख्स के अंदर होती है। जो भी शख्स दुनिया में मौजूद है तमाम अशख़ास के अंदर जिबलतें मौजूद होती है और पैदाइश से होती है। इड की निशानदेही करते हैं, यानी जिबलत जो होती है वो इड की निशानदेही करती है। दूसरे मानों में मिसाल में यहाँ पर बतला रहा, देखिए कि हैवानी फितरत ये एक ख़ासियत है। जुल्म व ज़्यादती ये भी एक ख़ासियत है। बर्बादी, बेरहमी, अच्छे बुरे की तमीज़ ना करना ये भी एक ख़ासियत है जो जिबलतों में शुमार की जाती है। ये सारी की सारी ख़ासियतें जो होती है वो इड की निशानदेही करती है। और इड जो है वो अक्सर उमूमन 0 से 5 साल के दरमियान मुशाहिदे में आता है। यानी अगर आप किसी शख्स में इड का मुशाहिदा करते हैं तो वो 0 से 5 साल के अंदर उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। बड़ा आसान है, देखिए। यानी वो ख़ासियतें जो इंसान के अंदर जिबलती तौर पर होती है, जैसा कि मिसाल के अंदर बयान की, उसको हम इड कहते हैं। ये था इड। अब हम दूसरे सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है ईगो। ईगो क्या है, अक्सर हम सुनते हैं ईगो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स को तौर पे उसके पास ईगो ज़्यादा है, बल्कि असल में तारीफ़ क्या है देखेंगे हम। ऐसी शऊरी हालत जिसमें इज़्ज़त नफ्स के बारे में इंसान निहायत हसास होता है। बिल्कुल, इसमें ईगो मतलब इसमें इज़्ज़त नफ्स आ जाता है। अब इसमें इंसान जो है बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता, यानी कि उसका फोकस जो है उसकी इज़्ज़त पर आ जाता है। तजुर्बात और तरबियत के ज़ेरे असर इड ईगो में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, अगर किसी शख्स को, चूँकि 5 साल तक इड होता है, वो 5 साल के बाद जैसे जैसे उम्र में इजाफ़ा होता तो ये जो इड होता वो इड तश्कील पाकर जो है ईगो में बदल जाता है। ईगो की तश्कील में वालिदैन, असातिज़ा, मदरसा, समाज, यानी ये 4 चीज़ें अहम किरदार अदा करती है। यानी माहौल अगर हम इसको बोले तो भी
सही होगा, वालिदैन, असातिज़ा, मदरसा, समाज, ये सब माहौल के अंदर ही आती है। यानी इसमें ईगो की तश्कील में ये सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी इसमें ईगो में इंसान जो है ऐसी शऊरी हालत में होता है जिसमें इज़्ज़त नफ्स पर उसका फोकस होता है। ईगो उमूमन 6 से 16 साल तक किसी शख्स में वो महसूस करता है। ये थी ईगो की तारीफ, बड़ी आसान थी। तीसरा है देखिए सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, ये क्या है? ये ईगो की निगरानी करता है। ये बड़ी आसान तारीफ है देखिए। यानी सुपर ईगो ये होता है जो ईगो की निगरानी करता है। यानी ईगो क्या है, इंसान जो है इसमें इज़्ज़त नफ्स में बड़ा सेंसिटिव, हसास होता है। उसी चीज़ की निगरानी जो होती है सुपर ईगो करता है। ये पहला स्टेज देख लिया हम पी कंस्ट्रक्शंस का, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको बड़ा आसानी से समझिए। नेक्स्ट हम दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड ने दूसरे मरहले में पी डायनामिक्स, शख्सियत की इर्तिखा, उसमें शख्सियत की तामीर थी, इसमें इर्तिखा है। शख्सियत ज़हनी हालात पर हरकयाती होती है, इसलिए इसने ज़हनी हालत को 3 ज़ेली मराहिल में तकसीम किया। अब पी डायनामिक्स के अंदर, शख्सियत की इर्तिखा के अंदर फिर 3 छोटे छोटे मराहिल है। देखिए वो कौन कौन से है देखेंगे। पहली है शऊरी हालत, जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं। ये भी आप सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे। शऊरी हालत इंसान की एक्चुअल होती क्या, कॉन्शियस क्या लेवल होता, हम इसकी तारीफ देखेंगे। फ़र्द शऊरी हालत में अपने हवास के ज़रिए हासिल करदा तमाम तजुर्बात को करता है। यानी कि शऊरी मतलब एक नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ये इंसान शऊर में, मतलब ये कि अपने हवास में, अपनी होश और हवास में इंसान जो भी काम अंजाम देता है, जो भी तजुर्बात अंजाम देता है, वो शऊरी हालत कहलाती है। ईगो की निशनुमा के लिए शऊरी हालत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर हम ईगो को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी उसकी नशोनुमा करना चाह रहे हैं, उसकी परवरिश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंसान का शऊरी हालत में होना, कॉन्शियस लेवल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके वो ईगो की निशानदेही कर सकता है, या ईगो की नशोनुमा के लिए शऊरी हालत भी ज़रूरी होती है। ये थी शऊरी हालत, यानी इसमें शऊर में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दूसरा हम सब स्टेज देखेंगे, सब टॉपिक देखेंगे, तहतुल शऊरी, सब कॉन्शियस। ये क्या होती तहतुल शऊरी? इस नफ्सी हालत के तहत ऐसे वाक़यात, तजुर्बात और मालूमात जो भूल जाते हैं या फिर किसी तहरीक की मदद से याददाश्त को ज़ोर देकर वापस लाया जा सकता है। यानी ये फ़र्द के जहन के तहतुल शऊरी हालत कहलाती है। यानी कि इसमें देखो कोई वाक़यात, कोई तजुर्बा जो इंसान भूल गया हो, उसको क्या कर रहे हम, किसी तहरीक के ज़रिए, यानी मोटिवेशन करते हुए, उसको मोटिव करते हुए वो चीज़ को हम याद में ला रहे। तहतुल शऊरी की हालत में लाना, इसी को कहते हैं। यानी कि उसको याद दिलाना भूली हुई चीज़ को। कौन सी भूली हुई चीज़ को? नफ्सी हालत के तहत उसकी भूली हुई चीज़ को। तो ये तहतुल शऊरी के अंदर आता। इसमें जहन के मुताल्लिक़ है सारी चीज़ें, शऊरी, तहतुल शऊरी, और उसके बाद लाशऊरी हालत भी तीसरा सब टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट थर्ड वन हम देखेंगे, लाशऊरी, अनकॉन्शियस किसको कहते हैं। अब ये ऐसी हालत होती है इंसान की, अनकॉन्शियस मतलब वो शऊर से बेदारी नहीं होता। अब इसकी तारीफ़ हम देखें। देखिए इस नफ्सी हालत के तहत अरसे दराज के वाक़यात, अब इसमें देखिए अरसे दराज के वाक़यात, यानी कि अरसे दराज से मुराद ऐसे वाक़यात जो बहुत साल पहले गुज़र चुके हैं, या हो सकता बचपन में वाक़े हुए हो। अरसे दराज के वाक़यात को कुछ बदल कर वापस लाया जा सकता है, यानी उसको तब्दील कर बदल कर वापस लाया जा सकता है। कैसा वापस ला सकते हैं? दरअसल बचपन के वाक़यात, मिसाल के तौर पर यहाँ बता रहा, देखिए ये बचपन है। दरअसल बचपन के वाक़यात या दोस्ती हादसात लाशऊरी हालत में महफूज होते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अरसे दराज, यानी आप बचपन में थे, आपके दोस्त में आप में झगड़ा हो गया, फिर आप जो है सो शऊरी हालत में आने के बाद जो है, यानी उसको याद कर रहे हैं आप, कुछ साल बाद आप उसको याद कर रहे हैं। कैसा याद कर रहे हैं? यानी आपको क्या कर रहे हैं, उसको याद दिलाया जा रहा है, तो आपको वो चीज़ याद आ रही है। यानी कि आप दोनों का झगड़ा हो गया था या कुछ मसला हो गया था, तो किसी चीज़ से, किसी मालूमात से जो है आपको मालूमात देकर, मोटिव करके आपको वो चीज़ याद दिलाई जा रही है। ये लाशऊरी हालत में होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो आप उसको याद करना नहीं चाह रहे, मतलब वो लाशऊरी की हालत में आप जाना नहीं चाह रहे। ये बचपन का वाक़या है, समझिए आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो आप उसको याद करना नहीं चाह रहे, लेकिन आपका कोई दोस्त आपको वो चीज़ याद दिलाता है, तो आप क्या करते हैं, हिश करके उसको रुका देते हैं। यानी मतलब ये है कि आप लाशऊरी हालत में वापस जाना नहीं चाह रहे।
लाशऊरी हालत में ढकेले गए तजुर्बात, ज़रूरतें, वक्त कई मरतबा कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं लाए जाते, मगर इनके असरात फ़र्द के किरदार पर ज़ाहिर होते। जी, अभी मैं मिसाल के ज़रिए वही ज़िक्र कर रहा हूँ था कि आप जितनी भी तजुर्बा, ज़रूरत, वक्त जितनी भी आप कोशिश कर ले वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उसकी वो चीज़, उसका असरात जो है उसके फ़र्द के किरदार से ज़ाहिर होते रहते हैं। एक था शऊरी हालत, दूसरा था सबकॉन्शियस तहतुल शऊरी, तीसरा है लाशऊरी। बड़ा आसान है, इसको समझिए आप, आसानी से आपको समझ में आ जाता है। अब ये दूसरा मरहला, दूसरा स्टेज क्लोज हो गया, तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। सिगमंड फ्राइड ने तीसरे मरहले को पीस सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी नफ्सी जिनसी नशोनुमा बतलाया। ये तीसरा हमारा मरहला है। इसमें इसने ये बतलाने की कोशिश की है कि जिनसी ज़रूरियात ही फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात होती है। अभी हमने शख्सियत की तामीर पे पहला स्टेज पढ़ा, दूसरा स्टेज जो है हमने शख्सियत की इर्तिखा पढ़ा। अब ये तीसरा जो है ये हम जिनसी नशोनुमा पर पढ़ेंगे, यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट पर हम इसको पढ़ेंगे। तो उन्हें ये बतलाने की कोशिश कर रहा सिगमंड फ्राइड के जिनसी ज़रूरियात ही जो है वो बेसिक नीड्स में शामिल होती है। इनकी तकमील से, ये पूरा करने से ही मुतवाज़न शख्सियत का इर्तिखा अमल में आता है, यानी कि इंसान की शख्सियत का जो इर्तिखा होता है वो जिनसी ज़रूरियात की वजह से ही अमल में आता है, उसका ये मानना था। इसके लिए इसने 5 मराहिल बयान किए हैं, सब टॉपिक्स, इसके 5 सब टॉपिक्स बयान किए हैं। मैं आपको शॉर्ट करके 5 सब टॉपिक्स समझा देता हूँ। पहला इसमें ओरल स्टेज बतलाया, उसके बाद अनाल स्टेज बतलाया, फिर फालिक स्टेज बतलाया, उसके बाद जो है लेटेंसी स्टेज बतलाया, जिनिशियल स्टेज है। ये 5 स्टेज जो है ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर, यानी इसके तीसरे मरहले के अंदर ये 5 ज़ैली टॉपिक है। इनकी तारीफ़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लिए तो इम्पॉर्टेंट है। ये नज़रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जितना समझ सके उतना आसानी से इसको समझिए, ताकि आपको टेट के अंदर ये बिल्कुल काम आ सके। आज की मेरी क्लास मुकम्मल हो चुकी है। मेरे वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।